सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 35 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं चूंकि सांप के रूप में था इसलिए कुदरती तौर पर मेरी सूंघने और सुनने की हिस्स बहुत तेज हो गई थी। आपको तो मालूम हो गया होगा कि सांप बड़ी दूर से आवाज भी सुन लेता है और बू भी सूंघ लेता है। चमड़े के बैग के अंदर शराब, डिटोल, परफ्यूम, पान की खुशबूदार तंबाकू और कपड़ों में रखे हुए फिनाइल की गोलियां, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम की बुएं मिली जुली थीं। मगर उनमें अब एक और खुशबू भी शामिल हो गई थी। उस खुशबू ने मुझे चौंका दिया था। ये खुशबू नागिन दुर्गा की थी। पहले तो मैंने यही ख्याल किया कि यह मेरा वहम है। भला नागिन दुर्गा यहाँ कहाँ होगी? मगर जब ये खुशबू जो हल्की हल्की थी मुसलसल बढ़ती चली गई तो मुझे यकीन हो गया कि ये नागिन दुर्गा ही की खुशबू है। ये नागिन दुर्गा सांप की खुशबू नहीं थी बल्कि नागिन दुर्गा के औरत की जिस्म की खुशबू थी। मुझे याद आ गया कि जब मैं भोपाल के भेरों के मंदिर में नागिन दुर्गा की कोठड़ी में उससे मिलने गया था तो कोठड़ी खाली थी मगर कोठड़ी के एक कोने में से सांप की बड़ी तेज बू आ रही थी। हालांकि मैं नागिन दुर्गा को औरत की शक्ल में वहां छोड़कर गया था। ट्रेन के मुसलसल सफर से साफ जाहिर था कि मैं झांसी और भोपाल के शमाल या जनूब या मशरिक या मगरिब की सिमत किसी दूर दराज शहर में आ गया हूँ। हैरान था कि नागिन दुर्गा यहाँ कैसे पहुंच गई। जरूर उसे कोई भेरू मंदिर से अगवा करके ले आया है, क्योंकि वो मुझसे मिले बगैर वहां से नहीं जा सकती थी। अब मुझे जैसे ही नागिन दुर्गा के जिस्म की खुशबू तेज होती महसूस हुई, मुझे खुशी हो रही थी कि मैं उसके करीब से करीब हो रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ऐसे इलाके में दाखिल हो गई जहाँ ट्रैफिक का शोर बिल्कुल खत्म हो गया। अब ऐसा लगा कि मोटर कार पक्की सड़क से उतरकर किसी खराब सी सड़क पर चलने लगी है। गाड़ी बार बार थोड़ा थोड़ा उछल रही थी। ड्राइवर बड़ी देर के बाद बोला, चूनी राम जी, कुछ काम बना? चूनी राम यानी मेरे बैग के मालिक ने नींद भरी आवाज में कहा, मुझे सोने दे भवानी। मालूम हुआ कि चूनी राम सो रहा था। भवानी यानी ड्राइवर ने कहा, महाराज अपना राजभवन आ रहा है। चूनी राम ने कहा, अबे आता है तो आने दे। उसके बाद फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चूनी राम ने मेरे वाला बैग उठाते हुए ड्राइवर से कहा, चंद रानी से कह देना मैं वापस आ गया हूँ। कह दूंगा। यहाँ नागिन दुर्गा की खुशबू बड़ी तेज थी। मेरा बैग उठा लिया गया। चूनी राम यानी बैग का मालिक चल रहा था। जैसे वो 3-4 सीढ़ियां चढ़कर किसी बरामदे में दाखिल हो गया हो, फिर उसने घंटी का बटन दबा दिया। मुझे किसी कमरे के अंदर से घंटी की मध्यम आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। चूनी राम किसी कमरे में दाखिल हो गया। नागिन दुर्गा के इंसानी यानी औरत के जिस्म की खुशबू के तेज झोंके महसूस हुए। किसी औरत ने जय राम जी की कहा। चूनी राम ने पूछा, रानी जी कहाँ हैं? औरत की आवाज आई, अपने कमरे में हैं, अभी उन्हें चाय देकर आई हूँ। मैंने अंदाजा लगाया कि या तो ये सुबह का वक्त है और यहाँ फिर नाश्ता किया जा रहा है, या फिर शाम का वक्त है और ये रानी जी जो कोई भी है शाम की चाय पी रही है। मगर मैं इस बात पर हैरान था कि नागिन दुर्गा यहाँ कहाँ से आ गई। फिर ख्याल आता कि हो सकता है कि ये नागिन दुर्गा के कोई रिश्तेदार हों और वो मुझसे मायूस होकर भेरों के मंदिर से यहाँ आ गई हो। मगर वो तो मेरे साथ रहना चाहती थी। उसने तो मुझे जाते वक्त कहा था कि करमदाद जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अजीब मौमा बन गया था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे चूनी राम किसी गैलरी में से गुजर रहा है। उसके कदमों की चाप नहीं थी, यानी वो किसी कालीन पर से चलता हुआ गुजर रहा था। एक जगह रुककर उसने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर कहा, रानी जी, मैं हूँ चूनी राम। कमरे के अंदर से तानपुरे की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। ये आवाज रुक गई। किसी ने दरवाजा खोला और कहा, रानी जी चाय की मेज पर बैठी हैं, आ जाएं। चूनी राम कमरे में दाखिल हो गया। फिजा नागिन दुर्गा के जिस्म की खुशबू से लबरेज थी। फिर एक औरत की बड़ी दिलकश मगर बावकार आवाज सुनाई दी, चूनी राम, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? चूनी राम ने कहा, रानी जी, मोहन बाबू थाईलैंड गया हुआ था, मुझे उसका इंतजार करना पड़ा। वो आया तो माल उसके हवाले किया। चेक लाए हो? रानी जी ने पूछा। चूनी राम ने कहा, जी हाँ। पूरी रकम दी है ना उस हरामी ने? चूनी राम ने कहा। जी हाँ रानी जी, इस बार मैं पूरी रकम लाया हूँ। ये लीजिए 2.5 लाख रुपए का चेक।
रानी जी की आवाज सुनाई दी। तुम बड़े वक्त पर आए हो। धामपुर का जागीरदार कल नई लड़की का मुजरा सुनने आ रहा है। इसको थोड़ा तैयार कर दो। चूनी राम बोला। मगर रानी जी, इस नई लड़की को तो गाना बिल्कुल भी नहीं आता। बड़ी मुश्किल से तो इसे 2-4 दिनों में मुजरे के 2-3 तोड़े सिखाए हैं। मैं तो कहता हूं कि इसका गाना रहने दें। जागीरदार को 2-4 मुजरे के तोड़े दिखा दें। ये मैं पक्के करवा दूंगा। जागीरदार इसी में खुश हो जाएगा। वैसे लड़की जवान है, खूबसूरत है। जागीरदार को उसके गाने से क्या दिलचस्पी हो सकती है। रानी जी की आवाज आई। मगर मैं इतनी जल्दी यह नई लड़की उस हरामी जागीरदार के हवाले नहीं करना चाहती। मैं तो एक रात के लिए भी लड़की उसके कमरे में नहीं भेजूंगी। चूनी राम ने कहा। रानी जी, अगर वो मोटी रकम देता है तो एक रात में लड़की का बिगड़ क्या जाएगा। रानी ने कहा। लड़की का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर हमारा भरम जाता रहेगा। रानी बाई ने कभी पहली बार कोई लड़की इतनी जल्दी किसी जागीरदार या सेठ के हवाले नहीं की। भगवान ने बैठे बिठाए बड़ी खुश शक्ल जवान लड़की भेज दी है। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि जिस रोज तुम लोग इसे भेरू जी के मंदिर से उठा कर लाए हो, उसके दूसरे रोज ही वो हमसे इस तरह राजी खुश हो गई, जैसे पहले ही से तैयार बैठी थी कि कोई उसे उठाकर यहाँ ले आए। चूनी राम ने कहा। रानी बाई, बात यह है कि लड़की का आगे पीछे कोई नहीं। वैसे भी लड़की आजाद तबीयत की है और गाने बजाने और डांस मुजरे को पसंद करती है। रानी बाई बोली। मैं तो इस लड़की को अपनी रानी बनाकर रखूंगी। किसी के आगे हरगिज नहीं बेचूंगी। चाहे मुझे कोई 10 लाख रुपए ही क्यों ना दे। यहाँ इसे रख कर दौलत कमाऊंगी। बस तुम इसे ढंग का मुजरा और ठुमरी अंग की 2-4 चीजें पक्की करवा दो। वो मैं करवा दूंगा, चूनी राम ने कहा। तानपुरे की आवाज आने लगी, फिर रुक गई। रानी बाई ने कहा। चूनी राम, इसे ले जाकर सर कर दो। बेसरा हो रहा है। और सुनो, लड़की अपने कमरे में ही है, उसके पास जाओ और अभी से ठुमरी की अस्थाई सिखानी शुरू कर दो। कल धामपुर का जागीरदार आ रहा है। मुजरा तो वो थोड़ा बहुत कर लेगी। एक आध अस्थाई ठुमरी की भी सिखा दो। लड़की को खुद भी ये सब कुछ सीखने का बड़ा शौक है। चूनी राम ने कहा। रानी बाई, आप उसे बार बार लड़की क्यों कहकर बुलाती हैं। आपने खुद ही तो उसका नाम प्यार से चंदा रखा है। चंदा कहकर बुलाएं। रानी बाई की आवाज आई। चंदा तो उसने खुद ही अपनी पसंद का नाम रखा था। मैं उसे चंदा ही कहूंगी। अब तुम उसके पास जाओ और थोड़ा बहुत रियाज करवाओ। जाता हूँ। जिस बैग में मैं बंद था, जब उसे उठाया गया तो मैं समझ गया कि चूनी राम नागिन दुर्गा के कमरे में जा रहा है। उन दोनों के दरमियान जो बातें हुई थीं वो मैंने सब की सब सुन ली थीं। इस बात में अब कोई शक नहीं था कि जिस लड़की को वो उठा कर लाए थे वो नागिन दुर्गा ही थी। मैं सिर्फ इस बात पर हैरान था कि नागिन दुर्गा ने इस माहौल को इतनी जल्दी और खुशी के साथ किस तरह कबूल कर लिया। चूनी राम किसी कमरे में दाखिल हो चुका था जहां से नागिन दुर्गा की खुशबू बहुत करीब से आने लगी थी। इस कमरे में किसी आला अंग्रेजी परफ्यूम की खुशबू भी फैली हुई थी। चूनी राम ने बैग एक जगह रख दिया और कहा। चंदा रानी, कैसी हो। आज तो तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। भगवान ने तुम्हें बड़ा रूप दिया है। तब मुझे नागिन दुर्गा की आवाज आई। आपने इतनी देर कहाँ लगा दी अंकल जी। चूनी राम ने कहा। बस क्या बताऊं चंदा, बड़े जरूरी काम से गया था। तुम बताओ, मैंने तुम्हें डांस का जो तोड़ा सिखाया था उसकी मशक की है। नागिन दुर्गा ने कहा। की है अंकल। घुंघरू मंगवा कर अभी डांस करके दिखाती हूँ। चूनी राम ने कहा। ये बाद में देख लेंगे। अभी तुम ऐसा करो कि ठुमरी की एक अस्थाई मेरे साथ गाओ। ये बहुत जरूरी है। अरे मैं तो ये भूल ही गया, तुम्हारे लिए मैं हिना का अतर लाया हूँ। लखनऊ गया था, वहां से खरीदा है। चूनी राम ने बैग का जिप खोल दिया। मैं बैग के कोने में कपड़ों के नीचे छुपा हुआ था। चूनी राम ने बैग में हाथ डालकर इतर की डब्बी निकाली और बैग का जिप बंद किए बगैर चला गया। मुझे जिप बंद करने की आवाज नहीं आई तो मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर ऊपर आ गया और खुले बैग की एक जानिब से सर निकाल कर देखा। कमरा बड़े शानदार तरीके से कालीनों और रेशमी पर्दों से सजा हुआ था। तख्त पर भी कालीन बिछे थे। सफेद घाव तकिए लगे थे। तख्त पर नागिन दुर्गा सबज रेशमी साड़ी में मलबूस, सोने के जेवरात पहने बड़ी शान से बैठी थी। उसकी एक जानिब तानपुरा और हारमोनियम पड़ा था। तख्त के पीछे कमरे का दरवाजा था जो बाहर एक टेरेस में खुलता था। दरवाजा खुला हुआ था। टेरेस में आरामदेह कुर्सियां पड़ी थीं। पसे मंजर में दरख्तों का मंजर था। चूनी राम ने इतर का पैकेट नागिन दुर्गा को दिया। उसने पैकेट ले लिया और कहा।
शुक्रिया अंकल जी, अब मुझे अस्थाई सिखानी शुरू करें। मैं चाहती हूँ कि मैं भी वजंती माला की तरह डांस करूँ और अख्तरी भाई फैजाबादी की तरह ठुमरी गाऊं। चूनीराम मुस्कुराते हुए हारमोनियम लेकर नागिन दुर्गा के पास तख्त पर बैठ गया और हारमोनियम खोलकर उसके सरों पर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चलाते हुए बोला, चंदा रानी, भगवान ने चाहा और तुमने पूरा पूरा रियाज किया तो देख लेना, एक दिन तुम वजंती माला और अख्तरी बाई से आगे निकल जाओगी। अब मेरे साथ अस्थाई गाओ। कमरे की फिजा हारमोनियम की धीमी धीमी आवाज से भर गई। चूनीराम ने किसी ठुमरी की अस्थाई गानी शुरू कर दी। नागिन दुर्गा उसके साथ साथ गाने लगी। मैं हैरानगी से देख रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही नागिन दुर्गा है जिसको मैं भेरू जी के मंदिर में छोड़ कर गया था। वो तो बिल्कुल ही बदल गई थी। कुछ देर के बाद चूनीराम ने हारमोनियम बंद करते हुए कहा, चंदा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसी तरह तुमने 2-4 दिन रियाज किया तो तुम बहुत अच्छी ठुमरी गाने लगोगी। नागिन दुर्गा बड़ी खुश थी। कहने लगी, अंकल जी, अब मेरे डांस के भी तो एक दो तोड़े देख लें। मैं रोज 2 घंटे रियाज करती हूँ। उसने किसी औरत का नाम लेकर आवाज दी, शांति, मेरे घुंघरू तो लाना। चूनीराम हारमोनियम बंद कर चुका था। कहने लगा, हाँ, ये काम भी इसी वक्त हो जाना चाहिए। मुलाजमा लड़की शांति घुंघरू लेकर आ गई। चूनीराम ने हारमोनियम को दोबारा खोला और उसके सुर छेड़ने शुरू किए। नागिन दुर्गा पाँव में घुंघरू बांधने लगी। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था कि ये उसकी कैसी काया पलट हो गई है। घुंघरू बांधने के बाद वो तख्त से उतरकर कालीन पर आ गई। उसने साड़ी का पल्लू अपनी कमर के साथ कसकर बांधा और रक्स का पोज बनाया। चूनीराम ने डांस की धुन छेड़ दी और साथ ही मुंह से डांस के बोल बोलने लगा। नागिन दुर्गा ने रक्स शुरू कर दिया। वो इस तरह रक्स कर रही थी जैसे पैदाइशी डांसर हो। वो कोई 10-15 मिनट तक रक्स करती रही, फिर एक तोड़ा पूरा करके हंसकर बोली, अंकल जी, मैंने सब ठीक किया है ना? बेताल तो नहीं हुई? चूनी राम ने हारमोनियम की पेटी बंद करते हुए कहा, जियो चंदा रानी जियो, तुमने तो दिनों में ही बहुत कुछ सीख लिया। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। अभी मैं घर नहीं गया, रात को आऊंगा और आकर तुम्हें ठुमरी की एक दो रिहर्सलें करवा दूंगा। मैं बैग में से निकलकर काउच के नीचे छुप चुका था। चूनीराम उठकर आया, उसने बैग उठाया और कमरे से निकल गया। अब कमरे में मैं और नागिन दुर्गा दोनों अकेले थे। मैं इंसानी आवाज में बात कर सकता था, मगर मैं सोच रहा था कि नागिन दुर्गा का जहन बिल्कुल बदल चुका है। हो सकता है वो मुझे ना पहचाने। हो सकता है एक सांप को इंसान की आवाज में बात करते देखकर वो शोर मचा दे और नौकर चाकर वहां आ जाएं और मेरे पीछे डांग सोटे लेकर मुझे मारने को दौड़ पड़ें। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। नागिन दुर्गा ने मुलाजमा को आवाज दी और कहा कि मेरे लिए मौसमी जूस लेकर आओ। मुलाजमा चली गई। नागिन बड़े आराम से तख्त पर बैठ गई और हारमोनियम खोलकर उसके सुरों पर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेरते हुए ठुमरी की अस्थाई गुनगुनाने लगी। मैं सोच रहा था कि मैं अपना आप नागिन दुर्गा पर जाहिर करूं या ना करूं। नागिन दुर्गा के मुझ पर एक दो बड़े अहम एहसानात थे। उसने मेरी ऐसे वक्त में मदद की थी जब मौत का हाथ मेरी शह रग तक पहुंच चुका था। इस एतबार से मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं नागिन दुर्गा की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लूं, क्योंकि वो जो कुछ कर रही थी एक तरह से गुमशुदा याददाश्त के तहत कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि उसके साथ कुछ न कुछ किया गया है। उसे एहसास ही नहीं था कि वो नागिन दुर्गा है और यहाँ उसे पेशावर तवाइफ बनाया जा रहा है। ये सब शायद उस बद्दुआ का असर था जो उसके किसी देवता ने दी थी। मुलाजमा शांति जूस लेकर आ गई। नागिन दुर्गा ने जूस का गिलास उठाते हुए पूछा, रानी बाई क्या कर रही हैं? शांति ने कहा, बाई जी ने कहा है कि वो चाय आपके साथ ही आकर पियेंगी। नागिन दुर्गा ने कहा, रानी बाई से कहना कि ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। मैं उनका इंतजार करूंगी। शांति चली गई। नागिन दुर्गा जूस का गिलास लेकर तख्त से उठी और बाहर टेरेस में चली गई। बाहर खड़े होकर उसने जूस पिया और अंदर आकर सामने काउच पर बैठ गई और रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर टीवी ऑन कर दिया। नागिन दुर्गा ने एक सिगरेट लगाया और उसे सुलगाया। मैं और भी हैरान हुआ। उसने कभी पहले तो सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था। इतनी देर में रानी बाई साड़ी को संभालती सिगरेट पीती कमरे में दाखिल हुई तो नागिन दुर्गा ने उठकर उसका खैर मकदम किया। रानी बाई ने आगे बढ़कर नागिन दुर्गा का हाथ चूम लिया और बलाएं लेकर बोली, जियो चंदा रानी, 1000 वर्ष तक जियो। तुम सबज साड़ी में बिल्कुल आकाश की अप्सरा लगती हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये सब तो आपकी दया है रानी बाई। चूनी राम ने ठुमरी की अस्थाई का रियाज करवा दिया था? नागिन दुर्गा बोली, जी हाँ,
मैंने ठुमरी पूरी तरह से याद कर ली है, सुनाऊं? इसकी जरूरत नहीं बेटी, कल भी रियाज करना। कल रात को जागीरदार आ रहा है, बस उसे किसी तरह खुश कर देना। मुजरे का भी रियाज कर लेना था। इतने में मुलाजमा शांति चाय लेकर आ गई। उसने चाय बनाकर रानी बाई और नागिन दुर्गा को दी। जब मुलाजमा चली गई तो रानी बाई ने कहा, चंदा, धामपुर का जागीरदार नया आदमी है, दौलतमंद बहुत है। रात को मैं उसे तुम्हारे पास कुछ देर के लिए अकेला छोड़ जाऊंगी। हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत शराब भी पिए और एक हद से आगे बढ़ने की भी कोशिश करे। तुम उसे वहीं रोक लेना और हरगिज हरगिज हद से आगे ना बढ़ने देना। नागिन दुर्गा ने बड़ी तजर्बाकार तवाइफ के अंदाज में कहा, रानी बाई आप फिक्र ना करें, मैं उसे संभाल लूंगी और उसे हद से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। शाबाश, रानी बाई ने कहा, लेकिन उसके साथ सख्ती से भी पेश ना आना। बहुत मोटा शिकार है, मैं उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती। बस इधर उधर की बातें और चूमा चाटी से उसको अपने काबू में रखना। नागिन दुर्गा हंस पड़ी, कहने लगी, आप क्यों चिंता करती हैं रानी बाई जी? जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम थोड़ी देर आराम करो। आज मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर रामपुर की बिरयानी पकवाई है, साथ में बंगाली रसगुल्ले भी बनवाए हैं। रात को चूनी राम भी यहीं खाना खाएगा। ये कहकर रानी बाई चली गई। नागिन दुर्गा फिर दोबारा टीवी देखने लगी। मैं छुपकर ये सारा ड्रामा देख रहा था। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि ये कौन सा शहर है। कई बार ख्याल आया कि नागिन दुर्गा के सामने आ जाऊं, लेकिन इस डर के मारे बाहर ना निकला कि नागिन दुर्गा ने अगर ना पहचाना तो वो सांप को देखकर शोर मचा देगी और मुझे वहां से भागना पड़ेगा, जबकि मैं वहां रुकना चाहता था। नागिन दुर्गा ने टीवी बंद कर दिया और उसी कमरे का एक दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर पानी गिरने की आवाज आई। शायद ये गुसल खाना था। मैं काउच से नीचे से निकल आया। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं इत्मीनान से रात भर गुजार सकूं। कमरे में काफी फर्नीचर था। दीवार के साथ एक अलमारी थी। मैं उसके पीछे आ गया जहां छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह थी। मैंने उसी जगह छुपे रहने का फैसला कर लिया। यहाँ से मैं सारे कमरे को भी अच्छी तरह से देख सकता था। नागिन दुर्गा भी गुस्ल करके बाहर निकल आई। सामने वाली दीवार के साथ बहुत बड़ा श्रृंगार मेज था। दीवार पर सुनहरी हाशिए वाला बेज़वी आईना लगता था। उसके बराबर में एक कद-आदम अलमारी थी। नागिन दुर्गा अलमारी खोलकर उसमें से हैंगरों में लगी हुई साड़ियां निकाल निकाल कर देखने लगी। आखिर उसने एक साड़ी पसंद की, निकालकर सिंगार मेज की कुर्सी पर रखी और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों के तौलिए से झाड़ने लगी। फिर वो तैयार हो गई। इतनी देर में मुलाजमा शांति ने अंदर आकर कहा, रानी जी बुला रही हैं। नागिन दुर्गा ने कहा, उन्हें कहो मैं आती हूँ। नागिन दुर्गा अब कोई फिल्मी गीत भी गुनगुना रही थी। कुछ देर के बाद वो उठी और बड़ी शान के साथ रेशमी साड़ी संभालती महारानियों की तरह कदम उठाती कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद मैं भी अलमारी के नीचे से निकलकर उसके पीछे चल पड़ा। मुझे ये देखने की जरूरत नहीं थी कि वो कहाँ और किस कमरे में जाती है। उसके जिस्म की खुशबू मुझे गाइड कर रही थी। वो उस कमरे में थी जहां पहले रानी बाई को मैंने देखा था। रानी बाई उसके सिंगार की तारीफ कर रही थी। मैं वहां जाकर एक गुलदान वाली तपाई के पीछे छुप गया था। वो कह रही थी कि जागीरदार का धामपुर से फोन आया है कि वो कल के बजाय आज रात को ही पहुंच रहा है। कह रहा था कि कल उसे किसी मंत्री से मिलने जाना है जिसने उसे डिनर पर बुलाया है। नागिन दुर्गा बोली, फिर क्या हुआ रानी माँ? उसे आज ही आ जाने दें। कल क्या और आज क्या? मैं तो तैयार हूँ। रानी बाई ने नागिन दुर्गा का माथा चूम लिया। मैं वारी जाऊं मेरी चंदा, तुमने तो मुझे निहाल कर दिया। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। रानी बाई बोली, चूनी राम आ गया होगा। थोड़ी देर के बाद चूनी राम भी आ गया। खूब बना संवरा था। बोस्की का कुर्ता, सफेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। मुंह में पान था। रानी बाई को प्रणाम करके झुककर उसके पांव छुए और बोला, रानी बाई मैंने देर कर दी, आपकी बहू ने खीर पका ली थी, कहने लगी खा कर जाना। रानी बाई ने कहा, वो धामपुर वाला जागीरदार आज रात ही आ रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। चुनीराम सोफे पर बैठ गया। अच्छा। फिर नागिन दुर्गा की तरफ देखकर बोला, कोई बात नहीं, चंदा रानी को मैंने काफी रियाज करवा दिया है। क्यों चंदा? चंदा ने तवाइफों की तरह गर्दन एक तरफ ढलका कर कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं तो अब वजंती माला और अख्तरी बाई का मुकाबला कर सकती हूँ। मैं वारी जाऊं? रानी बाई ने बेइख्तियार कहा। रानी बाई ने चूनी राम से कहा, तुम फौरन मार्केट में जाकर मुर्गे और दूसरा जरूरी सामान लाकर खानसामा हरिया को दे दो। जाओ।
अभी जाता हूँ, कुछ रकम दे दीजिए। रानीबाई ने 100-100 के 5 नोट अपने पर्स से निकाल कर उसे दे दिए। वो चला गया। रानीबाई ने नागिन दुर्गा के सीने पर हाथ रखकर कहा, रात को ब्लाउज उतार कर बेडरूम में आना, मगर इस उसे ज्यादा हाथ मत लगाने देना। नागिन दुर्गा शर्मा कर सिमट सी गई। उस वक्त वो मुझे बिल्कुल पहले वाली बाहया नागिन दुर्गा लगी, मगर फौरन ही गर्दन उठाकर बोली, बस जितना जरूरी होगा उतना ही उसे करीब आने दूंगी रानी माँ, तुम शांत रहो। रानीबाई उठ खड़ी हुई। आओ मैं तुम्हें नया बेडरूम दिखाती हूँ। दोनों कमरे से निकल कर गईं तो मैं भी दीवार के साथ रेंगता हुआ उनके पीछे चलने लगा। ये दूसरी मंजिल थी। नया बेडरूम भी इसी मंजिल पर था। रानीबाई ने खास किस्म का माहौल बनाने के लिए उस बेडरूम में रोशनी का इंतजाम भी खास तौर पर रोमानवी कर रखा था। मैं रेंगता रेंगता बेडरूम के दरवाजे की दहलीज के साथ ही अंदर जाकर दीवार के साथ लग गया। बेडरूम ज्यादा बड़ा नहीं था। एक बड़ा पलंग था जिस पर रेशमी बिस्तर बिछा था। साफ लगता था कि यह बेडरूम सिर्फ अय्याशी के लिए तैयार किया गया है। नागिन दुर्गा अंदर लगी हुई तस्वीरों को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी, जो कि नीम उरियां थी। रानीबाई कह रही थी, रात को ये कारंज के ऊपर वाली बत्ती बुझाकर टेबल लैंप रोशन कर देना। उसने ग्लोब वाली बत्ती बुझाकर टेबल लैंप जला दिया। टेबल लैंप में सुर्ख बल्ब लगा था। बेडरूम में सुर्ख रोशनी फैल गई। नागिन दुर्गा पलंग पर बैठकर बोली, रानी माँ ये तो बड़ा नरम बिस्तर है। रानी बाई ने दीवार पर लगा हुआ एक स्विच दबाया और छत से लगा पंखा एक खास रफ्तार से चल पड़ा। वो बोली, यहाँ रात को वैसे भी ज्यादा गर्मी नहीं होती। इस पंखे की हवा बड़ी ठीक रहेगी। आ जाओ अब खाना खाकर थोड़ा और तैयार हो जाओ, कोई पता नहीं कि वो जागीरदार कब आ जाए। उनसे पहले मैं बेडरूम से खिसक कर गैलरी में कालीन के किनारे के नीचे छुप गया। दोनों एक और कमरे में चली गईं। उस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। मैंने झांक कर देखा, बड़ी मेज पर खाना लगा था और एक सफेद वर्दी वाला खानसामा मुलाजमा शांति के साथ मिलकर जरूरी चीजें इधर उधर रख रहा था। वहां चूनी राम भी आ गया। मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं अभी जाकर बेडरूम में किसी मुनासिब जगह पर छुप जाऊं। मैं इसलिए बेडरूम में जाना चाहता था कि अगर रात को जागीरदार नागिन दुर्गा के साथ कोई नाजेबा सलूक करने की कोशिश करे या उससे ज्यादती करे तो मैं नागिन दुर्गा की इज्जत बचा सकूं। बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था। बंद करने की उन्हें जरूरत भी नहीं थी। ये उनका अपना बंगला था और थोड़ी देर के बाद वहां जश्न ऐश मुनक्किद होने वाला था। मैं अंदर चला गया और एक मौजू जगह देखी। वहां से मैं हंगामी सूरत हाल में तेजी से पलंग पर आकर जागीरदार पर हमला कर सकता था। ये जगह पलंग के बिल्कुल सामने वाली दीवार के साथ लकड़ी के एक लंबे कैबिनेट के नीचे थी। मैं वहां जाकर छुप गया। घंटा डेढ़ घंटा गुजरा होगा कि बंगले के बाहर किसी गाड़ी के हारन की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही रानी बाई की आवाज आई, शांति नीचे जाकर दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कदमों के इधर उधर दौड़ने भागने और सीढ़ियां उतरने की आवाजें आईं। रानी बाई की आवाज सुनाई दी। वो चूनी राम से कह रही थी, तुम नीचे जाकर उसे ऊपर ले आओ, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी, जाओ। थोड़ी देर के बाद ही नीचे हाल कमरे में से दो मर्दों के कहकहों की आवाज आई। उनमें से एक चूनी राम और दूसरा धामपुर का जागीरदार ही हो सकता था। वो बातें करते ऊपर चढ़ आए और गैलरी में से गुजर गए। फिर रानी बाई की आवाज आई। वो जागीरदार का इस्तकबाल करते हुए खुशामदाना जुमले कह रही थी, जो पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। उसके बाद शायद वहां नागिन दुर्गा को भी बुला लिया गया। फिर नागिन दुर्गा के ठुमरी गाने की हल्की हल्की आवाज बेडरूम में आने लगी। कुछ देर के बाद डांस शुरू हो गया। तबले की थाप पर घुंघरू छनक रहे थे। काफी देर तक यह महफिल रक्सो सरूर जमी रही। उसके बाद सिर्फ बातों और कहकहों की आवाजें आती रहीं। शायद वहां डिनर हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें गायब होने लगीं। फिर सरगोशियों की आवाज आई। ये आवाज गैलरी में से आई थी। ये नागिन दुर्गा की सरगोशी थी। मैं उसे पहचानता था। वो कह रही थी, क्या करते हैं, सब्र से काम लें। जागीरदार की आवाज आई, मेरी जान सब्र ही तो नहीं होता। नागिन दुर्गा ने कहा, अंदर आ जाएं। इसके साथ ही मैंने नागिन दुर्गा को एक नाटे कद के सांवले आदमी के साथ देखा, जिसने बाल खिजाब से खूब काले किए हुए थे। सफेद चमकीली शेरवानी के साथ खुले पांचों वाला सफेद रेशमी पाजामा पहना हुआ था। गले में सफेद मोतियों की माला थी। अंदर आते ही जागीरदार दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगा। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। बस हम तो चाहते हैं कि औरतें हों तो ऐसी हों। तुम भी ऐसी ही औरत बन जाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे।
नागिन दुर्गा ने एक अलमारी में से शराब की बोतल और गिलास निकालकर मेज पर सजा दिए। दूसरी शीशे की अलमारी में से बड़ी दो थर्मसें निकाली, कहने लगी, राणा जी यहाँ तशरीफ रखें, बाकी सारी बातें होती रहेंगी। जागीरदार, जिसको नागिन दुर्गा ने राणा कहकर पुकारा था, सोफे पर बैठ गया और विस्की की बोतल को उठाकर बोला, मामूली स्कॉच है, मगर कोई बात नहीं, चलेगी। नागिन दुर्गा ने बोतल खोलकर राणा के गिलास में और फिर अपने गिलास में शराब डाली। एक थर्मस में से बर्फ की डालियां निकालकर दोनों गिलासों में डाली। दूसरे थर्मस में से पानी निकालकर दोनों गिलासों में डाला और सोफे पर जागीरदार के साथ बैठ गई। जागीरदार ने गिलास से गिलास टकराते हुए हंसकर कहा, चेयर्स। नागिन दुर्गा ने भी वही लफ्ज दोहराया और दोनों ने गिलास होंठों के साथ लगा लिए। जागीरदार ने पूरा गिलास फौरन पी लिया, मगर नागिन दुर्गा एक एक सिप ले रही थी। जागीरदार ने बेइख्तियार होकर नागिन दुर्गा को अपने साथ लगा लिया। नागिन दुर्गा ने उसे परे हटाते हुए कहा, राणा जी थोड़ा सब्र करें, पूरी रात पड़ी है। राणा अलग हो गया, सर हिलाते हुए बोला, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम पूरी रात के लिए यहाँ आए हैं। जागीरदार ने शेरवानी उतार कर सामने वाले सोफे पर रख दी, छड़ी भी वहीं रख दी और चांदी का सिगरेट केस खोलकर उसमें से एक सिगरेट नागिन दुर्गा को दिया। दूसरा सिगरेट खुद सुलगाया और कहने लगा, चंदा रानी, तुम्हें पहले बाई जी के यहाँ नहीं देखा, तुम कहाँ रहती थी? बाई जी तो कह रही थी कि तुम रामपुर से आई हो। नागिन दुर्गा ने कहा, यही समझ लें। जागीरदार ने कहा, मेरी जान, हम धामपुर के सबसे बड़े जागीरदार हैं। कभी हमारी हवेली में आओ, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि सारी उम्र याद रखोगी। तुम्हें शेर का शिकार खिलाएंगे। फिर वो नागिन दुर्गा से लिपट गया। दुर्गा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और उठकर बोली, मैं आपको ठुमरी सुनाती हूँ। नहीं नहीं, ठुमरी नहीं, हम तुम्हारा मुजरा देखेंगे, हाँ मुजरा देखेंगे। मैं समझ गया था कि नागिन दुर्गा वक्त गुजार रही थी, मगर मैं हैरान था कि इतनी रात इतना वक्त पड़ा था, वो कैसे गुजारेगी। उसने अलमारी में से तानपुरा निकाल लिया था और पलंग पर बैठकर कहने लगी, पहले मैं आपको एक बिल्कुल नई ठुमरी सुनाऊंगी, उसके बाद मुजरा भी करूंगी। नागिन दुर्गा भी थोड़ी थोड़ी नशे में आ गई थी। वो थोड़ा सा लड़खड़ाई तो जागीरदार ने लपक कर उसे बाजुओं में थाम लिया और उससे लिपट गया। नागिन दुर्गा अपने आप को छुड़ाकर काउच पर बैठ गई और बालों को ठीक करते हुए बोली, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। जागीरदार पूरे नशे में था। उसने काउच पर बैठी नागिन दुर्गा को अपनी तरफ खींचा और कहा, तो फिर कौन सी बात अच्छी लगती है मेरी जान? जागीरदार ने दुर्गा की साड़ी उतारनी चाही तो उसने सख्त मुजाहमत की। जब जागीरदार ने उसके ब्लाउज पर हाथ डाला तो दुर्गा ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। जागीरदार को तो जैसे आग लग गई हो। उसने भी दुर्गा के मुंह पर जोर से तमाचा मारा और गुस्सीली आवाज में कहा, हरामजादी, तू अपने आप को समझती क्या है? तुम्हारी पूरी रकम मैंने बाई जी को अदा की है, चल साड़ी उतार कर पलंग पर लेट जा। नागिन दुर्गा ने भी गरजदार आवाज में कहा, बाई जी को पैसे दिए हैं तो जाओ बाई जी के पास, मेरे पास क्या लेने आया है? मैं तुझसे नफरत करती हूँ। जागीरदार ने ऊंची आवाज में बाई जी, चुन्नी राम और नागिन दुर्गा को गालियां देना शुरू कर दी। वहां शोर मच गया। मैं कैबिनेट के नीचे से निकलकर जागीरदार को डसने के बारे में सोच रहा था कि बाई जी और चुन्नी राम बेडरूम में आ गए। रानी बाई ने आते ही वावेला शुरू कर दिया, हाय हाय, मेरी बच्ची के साथ क्यों जुल्म कर रहे हो, छोड़ दो। जागीरदार ये सुनकर आग बगोला हो गया। चुन्नी राम ने किसी को आवाज दी। कमरे में दो हट्टे कट्टे आदमी हाथों में स्टेन गन्ने लिए दाखिल हुए और आते ही उन्होंने जागीरदार को पकड़ लिया। ये रानी बाई के बॉडीगार्ड ही हो सकते थे। जागीरदार ने मुसल्ला बॉडीगार्ड को देखा तो ठंडा पड़ गया, कहने लगा, ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोगों ने मुझसे जो भारी रकम वसूल की है वो मैं तुमसे वापस लेकर ही रहूंगा, छोड़ दो मुझे। रानी बाई के इशारे पर बॉडीगार्ड ने जागीरदार को छोड़ दिया। जागीरदार ने शेरवानी पहनी, हाथ में छड़ी पकड़ी और बोला, मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। रानी बाई दुर्गा को साथ लगाकर प्यार कर रही थी, कहने लगी, हमने किसी की कोई बेइज्जती नहीं की, हमने अपनी बच्ची की जान बचाई है। हम ना आते तो तुमने इसे मार डाला होता। जागीरदार गुस्से की हालत में बेडरूम से निकल गया। रानी बाई ने बॉडीगार्ड से कहा, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो, जाओ जाकर देखो जागीरदार का बच्चा चला गया कि नहीं। बॉडीगार्ड भी फौरन निकल गए। जा बेटी, तू अपने कमरे में जाकर सो जा, फिक्र ना कर, वो तेरा बाल तक भी बिगाड़ नहीं सकता। नागिन दुर्गा साड़ी संभालती अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद चूनी राम कहने लगा, रानी बाई, ये हरामी हमें धमकी दे गया है, हमें इससे होशियार रहना होगा।
रानी बाई काउच पर बैठ गई। उसने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, अरे वो क्या कर लेगा, हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं। हमारे भी कुछ जानने वाले हैं यहाँ पर। मैं सुबह ही कमिश्नर भंडारी साहब को फोन करती हूँ। जागीरदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो, तुम भी जाकर आराम करो। रानीबाई और चुन्नीराम भी वहां से निकल गए। बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया गया। सिर्फ मैं वहां रह गया था। सोचने लगा कि जागीरदार अपने आदमियों के जरिए नागिन दुर्गा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन नीचे एक गाड़ी आकर रुकी। दो चार आदमियों की आवाजें आईं। ये लोग बातें करते गैलरी में से गुजर गए। शायद वो रानीबाई के कमरे की तरफ गए थे। फिर चुन्नीराम और रानीबाई की आवाजें आने लगी। मैं बेडरूम में ही छुपा हुआ था। दिन का वक्त था। बाहर दिन की रोशनी थी। बाहर के लोग भी आए हुए थे। मैं अगर बाहर निकलता तो मुझे देखा जा सकता था। लेकिन ये मालूम करना भी जरूरी था कि बाहर क्या हो रहा है और नागिन दुर्गा किस हाल में है। मैं कैबिनेट के नीचे से रेंग कर दरवाजे के पास आया। उस दरवाजे के नीचे गुजरने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने अपना सर दरवाजे के साथ लगाकर आगे को धकेला, मगर दरवाजा ना खुला। लगता था कि बाहर से ताला लगा दिया गया है, क्योंकि ये बेडरूम आम इस्तेमाल में नहीं आता था। वहां कोई खिड़की, कोई रोशनदान भी नहीं था। रानी बाई का कमरा वहां से एक कमरा छोड़कर था। उस तरफ से बातों की आवाजें आ रही थी। मालूम होता था कि कोई पुलिस अफसर आया हुआ है। किसी किसी वक्त नागिन दुर्गा की आवाज भी सुनाई दे जाती। उसके जिस्म की खुशबू मुझे बराबर आ रही थी। कुछ देर तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही। फिर पुलिस वाले जाने लगे। रानी और चूनीराम पुलिस अफसर के साथ बाहर गैलरी में से गुजरे। दोनों पुलिस अफसर से बातें करते जा रहे थे। चुनीराम ने कहा, हमें तो आपकी पुलिस पर और आप पर बड़ा भरोसा है। पुलिस अफसर की आवाज आई, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। पुलिस आपकी पूरी पूरी हिफाजत करेगी। सब लोग सीढ़ियां उतरकर निचली मंजिल वाले हाल कमरे में से होते हुए बाहर चले गए। फिर उसके बाद खामोशी छा गई। मैं वापस कैबिनेट के नीचे अपनी खुफिया जगह पर छुप गया। दिन गुजरता गया। वक्त का कोई अंदाजा नहीं था। माहौल एक बार फिर खामोश हो चुका था। उसके बाद वक्फे से भी कोई आवाज सुनाई न दी तो मैं समझ गया कि रात गहरी हो गई है। अचानक शोर सा बुलंद हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। बड़ी तेजी से मेरी तमाम हिस्सियात जाग गईं। मैंने सर उठाया। आवाजें नीचे से आ रही थीं। ये आवाजें घबराई हुई थीं। कोई तेज कदमों से दौड़ता, कोई किसी को आवाज देकर बुलाता। उनमें से रानीबाई, चुन्नीराम और बॉडीगार्ड्स की आवाजें भी थीं। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं ज्यादा परेशान इसलिए था कि उन आवाजों में मुझे नागिन दुर्गा की आवाज नहीं सुनाई दी। फिर मुझे रानीबाई और चुन्नीराम की आवाज सुनाई दी। वो दोनों घबराए हुए थे और बेडरूम की तरफ आ रहे थे। रानीबाई की आवाज आई, चुन्नीराम, ये सारा काम उसी हरामजादे का है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे जल्दी से दरवाजा खोल। चुन्नीराम की घबराई हुई आवाज आई, बाई जी ताला नहीं खुल रहा। फिर ताला खुल गया। दरवाजा भी खुल गया। मैंने देखा कि रानीबाई और चुन्नीराम तेज तेज कदमों से अंदर आए। रानीबाई ने एक स्विच दबाया जिससे कमरे में रोशनी हो गई। दोनों कुछ तलाश करने लगे। रानीबाई ने कहा, ये सिगरेट केस किसका है? चुन्नीराम ने तपाई पर से सिगरेट उठा लिया। कहने लगा, ये उसी हरामी जागीरदार का है। इसको गायब कर दो। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जिससे ये साबित हो कि वो यहाँ रात गुजारने आया था। मैं उसके खिलाफ डाके और अगवा का मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। अगवा के लफ्ज से मैं चौंक पड़ा। चुनीराम मेज से शराब की बोतल, गिलास और एस्ट्रे उठाकर एक लिफाफे में डालता जाता था। कहने लगा, रानी बाई, मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़की शाम तक बरामद हो जाएगी और जागीरदार भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने पुलिस पार्टी धामपुर रवाना कर दी है। रानीबाई सर पकड़कर काउच पर बैठ गई। मेरी तो किस्मत फूट गई जब मैंने उस हरामजादे जागीरदार को यहाँ आने की दावत दी। मुझे क्या मालूम था कि ये हमारे साथ ये हरकत भी करेगा। चुनीराम, तुम्हारा क्या ख्याल है? चंदा रानी को उसके आदमी कहाँ ले गए होंगे? ये सुनना था कि मेरे नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मेरे इंसानी जहन में सीटियां बजने लगीं। जागीरदार ने आखिर इंतकाम ले लिया था। उसने अपने आदमियों के जरिए नागिन दुर्गा को दूसरी रात ही अगवा कर लिया था। मैंने फिजा को सूंघा। अफरा तफरी में मैं भूल गया था कि फिजा में नागिन दुर्गा की बू मौजूद नहीं थी। लगता था कि जागीरदार के आदमी उसे रातों रात अगवा करके वहां से कहीं दूर ले गए हैं। रानी बाई ने कहा, लगता है कि वो कुत्ते का बच्चा चंदा को जरूर बंबई ले गया है। चूनीराम पलंग की चादर हटाकर नीचे कुछ ढूंढने लगा था। बोला, रानी बाई, मैंने भी अपने आदमियों को फोन करके दौड़ा दिया है।
कल तक जरूर कुछ न कुछ सुराग मिल जाएगा। रानीबाई ने एक बार फिर ठंडा सांस भरकर कहा, अगर उस हरामजादे के गुंडे मेरी चंदा को बंबई से दुबई ले गए तो समझो वो हमारे हाथ से गई। चूनीराम बोला, रानी बाई, अगर तो चंदा भारत के किसी शहर में है तो तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आदमी उसे निकाल कर ले आएंगे। मेरे भी बाजू बड़े लंबे हैं। ये तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? चूनीराम बोला, मैं यहाँ कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ना चाहता जिससे मालूम हो कि जागीरदार साला यहाँ रात को आया था। मुझे मालूम था कि अब ये लोग बाहर गए तो बेडरूम को बाहर से ताला लगा जाएंगे और मैं ना जाने कितनी मुद्दत के लिए यहाँ बंद हो जाऊं। मैं बाहर निकलने का मौका तलाश कर रहा था। उन्होंने जो बत्ती जलाई थी उसकी रोशनी में बेडरूम की एक एक शय नजर आ रही थी। अगर मैं कैबिनेट के नीचे से निकलता तो रानी बाई की निगाह मुझ पर पड़ सकती थी। लेकिन रानी बाई ने मुझे मौका दे दिया। वो खुद भी पलंग की तरफ जाकर झुककर नीचे देखने लगी। यहाँ तो कुछ नहीं। चलो यहाँ से, कमिश्नर साहब का फोन भी आ रहा होगा। जैसे ही रानी बाई की पीठ मेरी तरफ हुई, मैं कैबिनेट के नीचे से खिसक कर दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर भी दिन की रोशनी थी। गैलरी के फर्श पर सुर्ख कालीन बिछा था। मैं जितनी तेजी से रेंग सकता था रेंगता हुआ कालीन के किनारे किनारे से होता रानी बाई के बड़े कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ मेरे छुपने के लिए बहुत सी जगह थी। मैं एक भारी भरकम सोफे के पीछे छुप कर बैठ गया। इतनी देर में रानी बाई और चूनी राम भी वहां पहुंच गए। रानी बाई किसी का फोन नंबर मिलाने लगी। मैं खुद कमिश्नर साहब को फोन करके पूछती हूँ। नंबर मिलाने के बाद रानी बाई ने दो तीन बार हेलो हेलो कहा और बोली, पुलिस कमिश्नर भंडारी साहब हैं क्या? अगर हों तो उन्हें कहो कि रानी बाई बात करेगी। दूसरी तरफ से कहा गया कि वो मीटिंग में हैं। ठीक है, मैं फिर फोन कर लूंगी। रानी बाई ने मायूसी के साथ रिसीवर रख दिया। चुनी राम कहने लगा, रानी बाई देख लेना कि अब चुनी राम ही तुम्हारे काम आएगा। चंदा हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, लेकिन तुम शांत रहो। मेरे आदमी आजकल में ही उसे खोज निकालेंगे। उसके बाद चुनीराम कुछ देर के बाद आने का कहकर चला गया। अगर मुझे फिजा में किसी भी तरफ से नागिन दुर्गा की खुशबू आ रही होती तो मैं वहां से जरूर निकल पड़ता, लेकिन उसकी खुशबू बिल्कुल ही गायब थी। इसलिए मैं मजबूर था कि यहीं छुपा रहूं। उस रोज पहली बार मुझे मालूम हुआ था कि मैं कलकत्ते के करीब किसी बड़े शहर में हूं। वो दिन गुजर गया और रात भी गुजर गई। इसी तरह दो दिन गुजर गए। तीसरे दिन दोपहर के वक्त रानी बाई अपने बड़े कमरे यानी दूसरी मंजिल वाले ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी कोई रिसाला देख रही थी कि चुनीराम कमरे में दाखिल हुआ। वो बड़ा मसरूर नजर आता था। आते ही बोला, रानी बाई, आखिर मेरे आदमियों ने चंदा रानी को तलाश कर ही लिया। रानी बाई ने रिसाला परे फेंका और बेताबी से पूछा, सच कहते हो चुनीराम, कहाँ है मेरी चंदा रानी? चुनीराम सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने भी कान खड़े कर लिए ताकि मुझे भी मालूम हो कि नागिन दुर्गा को जागीरदार के गुंडे अगवा करके कहाँ ले गए हैं। चुनीराम ने सोफे पर आगे को झुककर कहा, रानी बाई, हमारी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इस वक्त बंबई में है। रानी बाई ने हैरानगी से कहा, इतनी जल्दी वो उसे बंबई भी ले गए? चुनीराम बोला, यहाँ से वो लोग उसे कलकत्ते ले गए थे, वहां से हवाई जहाज में बिठाकर बंबई ले गए। बंबई में वो किस जगह पर है? रानी बाई, अब उसका ख्याल छोड़ ही दो तो अच्छा है। वो एक ऐसी जगह पहुंचा दी गई है जहां से जिंदा या मुर्दा हालत में उसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। जागीरदार के गुंडों ने उसे मंबा देवी के मंदिर में पहुंचा दिया है। और कौन नहीं जानता कि मंबा देवी के पुजारियों के चुंगल में फंसी हुई औरत को यमदूत भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकता। मुझे नागिन का सुराग मिल गया था। मेरे लिए इतना सुराग ही काफी था। मुंबई में अगर नागिन दुर्गा मौजूद थी तो वहां पहुंचकर उसकी खुशबू मुझे आसानी से उस तक पहुंचा सकती थी। मेरे सामने अब दो काम थे, जिनमें एक तो मुंबई पहुंचना, जो बेहद मुश्किल था। दूसरा काम इस चुन्नी राम को ठिकाने लगाने का था ताकि ये किसी दूसरी बेसहारा लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। दूसरा काम आसान था। रानी बाई भी नाउम्मीद हो गई, कहने लगी, मंबा देवी के मंदिर के पुजारियों का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो कि कल ही कलकत्ता रवाना हो जाओ। वहां तुम्हें मशरकी पाकिस्तान से अगवा की हुई कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी। उसे औने पौने खरीद कर ले आओ। बस लड़की खुश शक्ल और जवान होनी चाहिए, बाकी हम सब उसे सिखा पढ़ा लेंगे। चूनीराम बोला, कल का इंतजार करने की क्या जरूरत है? मेल एक्सप्रेस शाम को रांची पहुंचती है। मैं उसमें बैठकर कलकत्ते रवाना हो जाता हूँ। सामान की जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक बैग घर से लाना है। रानी बाई ने कहा, अच्छा ख्याल है, तुम अभी घर जाकर अपना बैग ले आओ, जाओ। चुनीराम चला गया। मैंने उसे इसलिए जिंदा जाने दिया क्योंकि उसे बैग लेकर वापस आना था।
और उसके बैग के अंदर या बैग के नीचे चिमट कर मुझे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचना था। मुझे उस वक्त पता चला कि इस शहर का नाम रांची है, जो कलकत्ते से नागपुर और जमशेदपुर की तरफ जाते हुए एक मशहूर शहर है। आखिर चुनीराम वापस आ गया। उसके हाथ में चमड़े का वही बैग था जिसके अंदर घुसकर मैं यहाँ पहुंचा था। इस दौरान मैं अपनी जगह से खिसक कर दीवार के साथ साथ कालीन के किनारे से होता हुआ दरवाजे के पास दहलीज के अंदर छुप कर बैठ गया था और चुनीराम के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मैं छोटे साइज का सांप था, जिसकी वजह से मुझे छुपने के लिए थोड़ी सी जगह ही दरकार होती थी। चुन्नीराम रानी बाई के पास बैठा था। बैग उसके पास रखा था। फिर वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बैग उसके बाएं हाथ में था। बैग फर्श से ज्यादा 1 फुट ऊंचा था। मैंने पूरा जाविया बना लिया था। जैसे ही चुन्नीराम दरवाजे में से बाहर निकला, मैं उछलकर उसके बैग के नीचे चिमट गया। ये काम मैंने इतनी फुर्ती और एहतियात के साथ किया कि बैग को जरा सा धचका ही लगा। चलते हुए चूंकि बैग उसके हाथ में हिल रहा था, इसलिए उसने झटका महसूस ना किया। नीचे रानी बाई की गाड़ी खड़ी थी। चुनीराम ने ड्राइवर से कहा, लखीराम चलो भाई, स्टेशन ले चलो। जो हुक्म सरकार। चुनीराम ने बैग पिछली सीट पर रख दिया। मैं नीचे से खिसक कर गाड़ी की सीट की एक तरफ छुप गया। कार चल पड़ी। चुनीराम ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। गाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हुई तो मैं दोबारा बैग की एक जानिब चिपक गया। यह रांची का रेलवे स्टेशन था। यहाँ से मुझे मुंबई जाने वाली गाड़ी मालूम करके उसकी छत पर सवार होना था। लेकिन इससे पहले एक जरूरी काम करना था, और वो काम चुनीराम दलाल को हमेशा की नींद सुलाना था, ताकि आइंदा वो किसी की माँ बहन की इज्जत और जिंदगी बर्बाद ना कर सके। रांची स्टेशन पर इतनी रोशनियां नहीं थी जितना मेरा ख्याल था कि होंगी। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। चुनीराम बैग उठाए बुकिंग विंडो के पास आकर खड़ा हुआ। बैग उसने नीचे रख दिया। मैं बैग की दूसरी तरफ हो गया था। यहाँ दूसरे मुसाफिर भी खड़े थे। मेरे लिए चुनीराम को गिराकर बाहर निकलने का मौका कम था। लोग मुझे देख सकते थे। चुनीराम टिकट के लिए प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर भी काफी लोग थे। वो एक तरफ रखे हुए बेंच पर बैठ गया। मैं अभी तक बैग के साथ चिमटा हुआ था। बेंच के पीछे थोड़ा सा अंधेरा था। मैंने मौके का जायजा लिया। यहाँ से मैं फरार हो सकता था। चुनीराम बेंच पर दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठा सिगरेट पी रहा था। बैग उसकी टांगों में रखा था। उसकी एक पिंडली मेरे सामने थी। मैं जरा सा खिसक कर आगे हुआ और पलक झपकने में उसकी पिंडली पर डस लिया, और इसके साथ ही बेंच के पीछे दीवार की आड़ में हो गया, जहां हल्का अंधेरा था। मेरे जहर की तासीर बड़ी हलाकत खेज थी, और कोई भी इंसान उसे 1 सेकंड के 100वें हिस्से से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने उसे डसा, वो दीवार की ओट में आया। इतनी देर में वो आगे को गिर पड़ा, और दूसरे मुसाफिरों में शोर मच गया, और वो लोग उसे संभालने की कोशिश करने लगे। सबको बाद में पता चला होगा कि उसे सांप ने डसा है। इतनी देर में मैं वहां से निकलकर प्लेटफॉर्म के बहुत आगे उस जगह पहुंच गया जहां कोई मुसाफिर नहीं था। यहाँ पर सिर्फ रेलवे माल का गोदाम का सामान पड़ा था। मैंने यही सोचा कि जो गाड़ी भी मगरिब की तरफ जाती होगी, अल्लाह का नाम लेकर उसकी छत पर बैठ जाऊंगा। अगर पटना वगैरह पहुंच गया तो वहां से मुंबई जाने वाली गाड़ी की छत पर सवार होने की कोशिश करूंगा, और अगर ये गाड़ी बम्बई जा रही होगी तो उसी गाड़ी की छत से चिपका रहूंगा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी होगी कि जिस प्लेटफॉर्म पर मैं छुपा था, वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी का रुख मगरिब की तरफ था, और ये कलकत्ते से आ रही थी। उसमें बहुत से मुसाफिर थे। कुछ उतर गए। ज्यादा मुसाफिर वहां से सवार हुए थे। मैं अल्लाह का नाम लेकर दूसरी तरफ से आकर ट्रेन के पहियों पर से गुजरकर ट्रेन के एक डब्बे की छत पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन बाकी सारी रात चलती रही। दूसरे दिन दोपहर के बाद एक ऐसे बड़े स्टेशन पर पहुंची जो सूबा बिहार का शहर नहीं लगता था। वहां उर्दू नहीं बोली जा रही थी। लोग तामिल या तेलुगु या मराठी में बातें कर रहे थे। मुझे इत्मीनान हो गया कि ट्रेन बम्बई की तरफ ही जा रही है। ट्रेन आगे चल पड़ी। फिर जब रायपुर का शहर आया तो मुझे यकीन हो गया कि मैं इत्तेफाक से या खुशकिस्मती से उस गाड़ी में सवार हुआ हूँ जो रायपुर, बिलासपुर, नागपुर, अमरावती और नासिक से होती हुई मुंबई जा रही है। किस्सा मुख्तसर, उस ट्रेन ने मुझे बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन पर पहुंचा दिया। जिस वक्त ट्रेन बम्बई पहुंची उस वक्त वहां बारिश हो रही थी। मैं ट्रेन की छत से रेंगकर रेलवे ट्रैक की दूसरी जानिब उतरा और प्लेटफॉर्म की दीवार से लगकर रेंग रेंग कर उस जगह पहुंच गया जहां बड़े बड़े 2 बफर लगे हुए थे, यानी यहाँ लाइनें बंद हो जाती थीं। मैंने सबसे पहले फिजा को सूंघा। मुझे फिजा में नागिन दुर्गा की खुशबू महसूस हुई।
मगर ये खुशबू बहुत कमज़ोर और लतीफ़ सी थी। अगर वो सांप की शक्ल में होती तो ये खुशबू तेज़ होती, मगर वो इंसान यानी औरत की शक्ल में थी। मगर ये कमज़ोर सी खुशबू भी मेरी रहनुमाई कर सकती थी। इस वक्त दिन था और मुझे रात होने का इंतज़ार हर हाल में करना था। मैं बड़ी महफूज जगह पर छुपा हुआ था। जब सूरज डूब गया, प्लेटफॉर्म पर रोशनियां हो गईं, तो मैं वहां से निकल कर चल पड़ा। मैं अंधेरे कोनों और दीवारों वगैरह की आड़ लेता स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बारिश अब नहीं हो रही थी। मुंबई बहुत बड़ा शहर था, यहाँ कदम कदम पर खतरा था। सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि मैं उसे अबूर करते हुए किसी गाड़ी के नीचे आकर कुचला जा सकता था। मैंने एक बार फिर फिजा को सूंघा। नागिन दुर्गा की हल्की हल्की खुशबू की लहरें एक सिमत से आ रही थीं। मैं उसी सिमत की तरफ बेहद एहतियात से काम लेते हुए रेंगने लगा।